नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णा सोबती का उपन्यास मित्रों मर जानी। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। मटमैले आकाश का छोटा सा टुकड़ा रोशनदान से उतर चौकोर शीशों पर आ झुका तो नींद में बेखबर सोए गुरुदास सहसा अचकचाकर उठ बैठे। बाँह बढ़ा खिड़की से चश्मा उठा, आंखों पर रखा और चौकन्ने हो कमरे की पहचान करने लगे। वह रहा कोने में रखा अपना छाता, खूंटी पर लटका लंबा कोट, यानी अपना ही घर है। घर में सब ठीक ठिकाने हैं, भला चंगा हूँ मैं भी। तनिक दोपहरी सो ही तो लिया, सिरहाना दोहराकर ढांसना लिया और एकाएक मसूड़े की उठती पीर से बेबस हो फिर लेट गए। हाय ओ हाय ओ। अभी उस दिन तो दूध के दांत निकले थे, तो आज एक झटके से उखड़ भी गए और कुछ देर दांतों के नीम डॉक्टर का चेहरा आंखों के आगे ठिठका रहा। फिर बूंद बूंद रिश्ते पानी में ओझल हो गया। इतना लंबा सफ़र इतनी जल्दी कट गया। उसी दिन तो अम्मा को आगे का हिलता दांत दिखाया था। अम्मा ने ठुड्डी छू समझाया था, मुन्ने बेटे दांत गिरे पीछे, जीवा से ना छूना, बत्तीसी रूठ जाएगी। अम्मा की हल्दी लगी अधमैली ओढ़नी में से झांकता छोटे घूंघट वाला मुखड़ा, वह जीती जागती साक्षात लक्ष्मी सी माँ किन भूले बिसरे सपनों में जा चुकी। अरे कहाँ चले गए वे सुहाने दिन, और कहाँ गए अपने अम्मा और बापू। सुर्गों में जिनका वास, ऐसे अपने बापू को हाय इस अभागे ने कभी याद ही नहीं किया। एक एक पल श्वास श्वास जिन्होंने पाल पोस बड़ा किया, उनके आंखें मीचते ही उनकी मोह ममता भी छूट गई। ना ना ना, गए बरस तो बापू के श्राद्ध पर ब्राह्मण जिमाए थे, कपड़े लीड़े मसाए थे, सब किया था, कायदे करीने से सब हुआ, पर देवता से उस बापू को घर में याद किसने किया। धनवंती चौके चूल्हे में लगी रही, बहुएं कन्नी काट अपने अपने कामों में उलझी रही और लड़की उन्हें अपने बापू का नहीं तो बापू के बाप की क्या फिक्र। दिन भर ख्वारी बाहर, रात रोज मस्त। दरिया सी जवानी इन्हें क्या अनोखी चढ़ी है। इन किनारों में भी बाढ़ आई थी, पर पानी जैसे चढ़ा था वैसे ही उतर भी गया। धनवंती बेचारी इस कबीलदारी में ऐसी फंसी कि ना समझ को न सुध अपनी न इस बूढ़े गुरदास की। दोपहरी दाढ़ निकलवा कर आया था, पर साथिन घड़ी भर को जो आप पास आ बैठी हो। कभी रौ थी तो इस बिछौने के आसपास दिन रात एक कर देती थी, अब रौ है तो सब कुछ भूल भाल बहू बेटों में उलझी पड़ी है। गुरदास फिर लेटे लेटे उठ बैठे और आवाजारी से घर वाली को आवाज़ दी, बनबारी की माँ, बनबारी की माँ। हाथ का काम वहीं छोड़ धनवंती अंदर उठाई, बत्ती जला पास आ पूछा, कुछ पीर कम हुई? घूंट भर गर्म गर्म दूध लाऊं? चुंधी चुंधी आँखों गुरदास पहले नाराज़गी से देखते रहे, फिर हाथ हिला तीखे गले कहा, उसके बिना मरा नहीं जाता हूँ। मन ही मन धनवंती धनी से डरी, पर झूठ मूठ के तेवर चढ़ा कहा, शुभ शुभ बोलो, लड़के वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। गुरुदास ने झुंझलाकर फिर सिर हिलाया, लड़कों के होश इवास ठिकाने हैं जो सुनेंगे। ऊंचा बोल, अपना सिर न थकाओ, लड़के तो बारी बारी बापू का हाल पूछ गए हैं। मेरे सामने उनकी गर्द न झाड़ धनवंती, मैं भी उनका बाप हूँ। धनवंती ने पास झुक लिहाफ पर हाथ फेरा और निहोर कर कहा, मेरा इतना सा कहा तो रख लो, गर्म दूध पीने से सिर को आराम मिलेगा। गुरदास जवाब में कुछ बोले नहीं, तो धनवंती ने बेफिक्री की सांस ली, चौके में जा दूध उठाया, झाग मारने लगी। छोटी बहू दहलीज पे आ खड़ी हुई, एक बार तेज तर्रार नज़र से सास की ओर देखा और ओंठों पर मुस्कुराहट ला बोली, अम्मा दूध जमाने लगी हो तो सजरी जाग देना, कल का दही खट्टा था। धनवंती के दूध उठाते हाथ थम गए। जीतो हुआ पलट कर कुछ कहे, पर अपने को रोक दिया। इस ओछी के संग वह भी क्यों ओछी बने। बहू, तुम्हारे बापू का जी अच्छा नहीं, दर्द के मारे निढाल पड़े हैं, उन्हीं के लिए दूध ले जाती हूँ। धनवंती की छोटी बहू फूला की आंखें चमकने लगी।
अम्मा, बापू तो दुखती दाढ़ निकलवा आए हैं ना, अब तो दर्द में आराम होगा। धनवंती ने बिना कुछ कहे बहू के मुंह पर से आंखें लौटा ली, आंचल के छोर से दूध का गिलास ढांपा और चौके के बाहर निकल गई। धनी के पास पहुँचते न पहुँचते मन घिर आया। घर के मालिक के लिए इतने से दूध पर भी आंख दूध दे धनवंती गुरदास के पैताने आ बैठी और धनी के पांव दाबते दाबते रो पड़ी। गुरदास ने घरवाली को बार बार आंखों से ओढ़नी लगाते देखा तो ऐसे भाषा की धनवंती उनकी सयानी उम्र का ध्यान कर रोती है। धनवंती, तुम्हारे जेठे लड़के के बाल लस्कारा देने लगे, अब मैं ही क्या बूढ़ा नहीं होऊंगा। एक नहीं अनेक बीती पुरानी मीठी बातें आंखों में घूम गई। रह रहे धनवंती अपने सुख दुख के साथी के पांव पर हाथ फेरती और रोती रही। गुरदास ने पांव फैला घरवाली की गोद में टिका दिए, फिर लंबे पल तक धनवंती की ओर देखते देखते हंस दिए। धनवंती, जमाने का रूप रंग बदल गया पर तेरी रावली नाक नहीं। धनवंती ने रूंधे कंठ लंबी सांस ली। आपका दिया किया बहुत कुछ इस झोली में, पर अब पुरानी नाक ही बाकी नहीं। गुरुदास ये न सुनना चाहते थे। मन ही मन सोचा, साथिन भी बूढ़ी भई, किस नाक की बात उन्होंने की और किस नाक का रोना ले बैठी। खींच कर पाँव खींचा तो घरवाली के लिए ढेरों नेह उमड़ आया। सिर हिला हिला कर कहा, धनवंती, जैसी तुमने निभाई कोई और क्या निभाएगा। तेरे कर्मों में ही मेहनत है साथिन। अपने मालिक से हमदर्दी पा धनवंती छोटी सी दुल्हनिया बनाई। हाथ से माथे का आंचरा ढीला कर दुपहले बाल अंदर कर लिए और लजाई सी बोली, मैं किस जोग भला। भला हो अपनी सास प्यारी का, जब कभी उल्टी राह चलती तो आख्यान कर कर समझाती, बेटी इस देह से जितना जस रस ले लो वही खट्टी कमाई है। बेदिन याद कर कर्ता से इतना ही मांगती हूँ कि जो इस कुल की बड़ी सरकार थी, जिंदा रहते उसकी सीख निभा जाऊँ। सुनकर गुरदास धनवंती से ऐसे एक हुए कि दो ही ना हो। जिस स्वर्गवासिनी अपनी माँ की याद कर बह रोए थे, वही माँ धनवंती को भी याद आई। क्षण भर को तो ऐसा लगा जैसे वे दोनों भाई बहन हों, संग संग अपनी बिछड़ी हुई माँ को याद करके रोते हों। धनवंती, गुरुदास घरवाली को कुछ कहने जाते थे कि मजली बहू के कमरे से धौल धप्पे की आवाज़ सुन सहम गए। धनवंती ने हाथ मलमल लिए, फिर वही मार पिटाई। इन दोनों के हाथों बड़ी दुखी हूँ। ये तो पुराना जूड़ी का ताप है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे अभागा अपना सरदारी लाल, वैसी ही खपाने कल्पाने वाली बहूटी मिल गई। धनवंती ने बाहर जा मजली बहू की दहलीज पर से झाँका तो फटे दूध सी फटक गई। साईं सच्चे, इस मन से किसी का बुरा नहीं चेता, फिर ये किन कर्मों का फल है। उड़े उड़े बिखरे बालों में सौदाई सी मजली बहू सरदारी लाल से हाथ छुड़वाती थी और तहमत कसे सरदारी पटाक पटाक धौल जमाता था। पल भर को हक्की बक्की धनवंती देखती रह गई। फिर जैसे होश हुआ तो चीख कर कहा, सरदारी लाल। सरदारी ने सुना नहीं, एक जमाकर कहा, नज़र नीची करती कि नहीं। मजली बहू ने ऐसा सब कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली घर वाले का सामना किए रही, मुंडी हिलाते हिलाते जैसे धनवंती के गले से आवाज़ न निकलती हो। पराई लड़की पर हाथ, सरदारी लाल क्या कर रहे हो। मेरे लिए तो डूब मरना अच्छा, मेरे लिए डूब मरना ही अब अच्छा है। माँ की ऐसी थर्राती कांपती आवाज़ सुन सरदारी ने कड़े कड़े चेहरे पर बेकसी पुत गई। दोनों बाहें हवा में उछाल कड़वे गले से कहा, ये कूड़ा मेरे भाग था, इससे कोई चूड़ी चमारन अच्छी थी। धनवंती ने झपट कर हाथ से टोक दी, चुप बुरे माथे वाले, तेरी घरवाली ना हुई कि बैरिन हो गई, छी छी। फिर पास आ बहू की पीठ पर हाथ रखा और पुचकार कर कहा, समित्रावंती, इसे जिद चढ़ी है तो तू ही आँख नीची कर ले। बेटी, मर्द मालिक का सामना हम बेचारियों को क्या सोहे। बहू ने बिफर कर और सिर ऊंचा कर लिया और पहले किसी ढिठाई सी सामना करती रही। सास ने फिर बहू से मिन्नत की, बेटी मेरा बस चले तो ऐसे नालायक बेटे के माथे ना लगूं। बेटी, अब तू ही कोई राह निकाल। बहू की काजल खींची भूरी आंखों में और चमक आ गई। हाथ पटका, पलकें झपका, कहा, माँ जी, बेटे की चिंता में तन ना सुखाओ, इसकी करनी आप ही इस काले
पानियों भिजवाएगी। झपाटा मार सरदारी ने फिर कलाई पकड़ ली। पहले तो तुझे उस दरगाह पहुंचाऊंगा ना। माँ ने बेटे को परे ठेल बहू की बाँह खींची और बाहर जाते जाते बोली, मरी माँ का मुख देखे सरदार लाल, जो ये तू दहलीज लांग बाहर आया। फिर बड़े बेटे को आवाज़ दी, बनवारी बेटा जरा बाहर तो निकल। माँ के संग मझली बहू को देख माथा ठनका। क्यों माँ? बनवारी तेरा भाई गुस्से में सौदाई हुआ बैठा है, चल के उसे ठंडा तो कर बेटा। जेठे बनवारी लाल ने एक नज़र भौजाई को देखा, रौबीली गले घर वाली से कहा, सुहाग मझली को ले अंदर जा बैठ, और आप सरदारी के कमरे की ओर बढ़ चला। सुहाग ने सास को पलंग पर बैठा 2 पीढ़ियाँ खींच ली और देवरानी का हाथ पकड़ लाड से कहा, बहन मित्रों, संध्या तक तो तुम अच्छी भली हंसती खेलती थी। धनवंती ने हाथ से बहू को बर्ज दिया, बात कोई करने हिलाने की नहीं बहू, अपने घर के भाड़े ही बुरे। मझली ने एक बार खुली उगड़ी आंखों नई की ओर देखा और फिर चुटिया खोल बालों की सुइयां क्लिप उतार उतार कर नीचे फेंकने लगी। ताक पर से कंघा उठा सुहाग मित्रों के पीछे जा बैठी। कंघी से गुंजल उतारे बाल गूंथ दिए। धनवंती की छाती पर से अंगुल भर का बोझ सरक गया। दिल की भली बनवारी की बहू सच में अकल वाली है। उठ बाहर आई और दरवाजे में से दोनों भाइयों को एक संग देख आंखें झुका ली। राम राम। ऐसी कलह में भी निगोड़ी ये आंखें अपने बेटों के ऊंचे लंबे कद देख आघाती नहीं। बनवारी लाल तू आप सयाना है, ये भले घरों की चालें नहीं सामने खड़ा है, साफ साफ पूछ ले इनसे, ये रोज की जूती पजारी अच्छी नहीं। सरदारी ने आँख उठा माँ की ओर नहीं देखा, छत की ओर तकते तकते ओंठ भींचे रहा। बरखुरदार मैंने भी एक नहीं 2 ब्याही हैं, पर कभी ऐसी नौबत नहीं आई। तेरी ही घरवाली आए दिन क्यों बिफरती है। सरदारी ने इस बार बेबसी से हाथ हिला दिए। क्या बताऊं भाऊ, इसके मिरासियों से ये जलन। बनवारी लाल ये उल्टी बुद्धि वाला क्या बकता है, मेरी बहू की तुलना जात कमजात से। सरदारी ने अपनी कौड़ियों सी आंखें माँ की ओर फिराईं। अम्मा, मेरी बात पल्ले बांध ले, ये नूर महलन इस घर का नाम धाम सब ले डूबेगी, या फिर मुझे ही काले पनिया भिजवाएगी। जेठा भाई क्या समझा वही जाने। माथे की नसें फड़कने लगी। रूखे कंठ माँ से कहा, माँ तुम बापू के पास जा बैठो। आज्ञाकारी बनी धनवंती तुरंत ऐसे उठी कि माँ नहीं बेटे की बेटी हो। द्वार तक आकर पलटी और मिन्नत जैसे स्वर में कहा, छोटे भाई को कोई अच्छी मत देना बेटा। धनवंती अंदर आई तो गुरदास की आंख लग गई। हाथ लगा, पिंडा छुआ, फिर बत्ती बुझा बिछौने पर बैठी बैठी फिक्रों में गोते खाने लगी। इस पकी देह का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। पीछे चिल्लाती चीखती ये गृहस्थी छोड़ जाएगी। जहान हंसेगा इस धनवंती पर और देवता से सीधे मेरे धनी पर। बैठे बैठे ऊँगने लगी कि आँख खोल देखा सुहाग पैताने बैठी है। खैर तो है सुहाग बनती। सास के निकट ही सुहाग फुसफुसाई, आपके बड़े बेटे ने बहन मित्रों को बुला मुझे बाहर कर दिया, मालिक अच्छी करे। बहू बड़ा बेटा मेरा इतना पारखी है, पर ये तत्ती मित्रों उसका भी डर नहीं मानती। सुहाग बैठी बैठी सास के पांव दबाने लगी तो धनवंती ने सिर हिलाया। शाबाश है बेटी तेरी, शाबाश। बनवारी की ओर से तो बड़ी सुरखरू हूँ। धन्य है तेरी माँ जन्मने वाली जिसने तुझे जन्म दिया। इस घर के लिए ऐसा धर्म कमाया। फिर बहू का हाथ छूकर कहा, सुहाग बनती। मछली की तो बात एक और, पर तेरी छोटी देवरानी के क्या रंग ढंग है। मनी मन झुरती हूँ, सारा लोग जहान छोड़ कहाँ माथा लगा बैठी। सगे संबंधी दबे दबे कहते थे इस देश दिशा का पानी अच्छा नहीं, पर मैं ही घर की दात देख भरम गई। नई उठ घड़ी भर को बाहर गई। लौट कर सास से कहा, अंदर मझली के हंसने की आवाज़ आती है माँ जी। धनवंती ने आगे सुना नहीं। बहू का हाथ झटक धनी को झकझोर जगाया। उठो जी, आज इन लड़कों के हाथों बहू की खैर नहीं। गुरदास हड़बड़ा उठे, अरे आधी रात क्या झमेला है, कुछ बताओ तो। धनवंती ने सहारा दे बिछौने से उठाया और सरदारी को दरवाजे पर ले गई। अरे धनवंती के पुत्रों, लोग जहान सो गया, तुम किन टंटों में हो। भिड़ा किवाड़ खुला तो गुरदास देखते के देखते रह गए। मझली बहू नंगे सिर बैठी चारपाई पर हिन हिन हंसती थी और बड़ा लड़का बनवारी छाती पर हाथ
कसे खड़ा खड़ा दांत पीसता था। गुरुदास गरजे, सरदारी लाल तेरे होश ठिकाने हैं, बहू से कहे कपड़ा करे। बाघ की झपट से सरदारी लाल घरवाली की ओर झपटा कि कड़ी मूठ से बनवारी ने बीच में ही रोक दिया। गुस्से के मारे गुरदास थर थर कांपने लगे। मेरे तेरे नालायकों को तो बाद में समझेगा धनवंती, पर ये कहे कि उघड़े माथे इन जल्लादों में बैठी तुम्हारी बहू क्या करती है। बड़े बेटे ने बड़ी आजिजी से माँ की ओर देखा और हाथ से रोक कर कहा, कुछ ना कहलवाओ अम्मा, इससे कुछ ना कहलवाओ। इसके बोल एक बंद भी बापू ने सुन लिया तो इस घर में सवेरा नहीं होगा। हरे राम हरे राम। बनवारी लाल, ऐसा भी क्या अंधेर? सुनने को तो तुम्हारे बापू नहीं सुन सकते, उसे सुनने को मैं अभागिन क्या जिंदा नहीं हूँ। बड़ी बहू ने सास की मिन्नत की, अम्मा बापू को कमरे में लौटा ले चलो, ये नहले दहले उनके बस के नहीं। धनवंती ने पति की वहाँ थाम ली तो गुरदास ने सिर हिला हिला कर कहा, ये कलयुग है। वहाँ थाम ला ता गुरदास ना सिर हिनान हला कहा, यह कलयुग है, कलयुग है। आँख का पानी उतर गया तो क्या घर घराने की इज्जत और लोक मर्यादा भी। सास ससुर को समझा बुझा सुहाग बाहर आई तो किवाड़ में से दोनों भाइयों को गुमसुम खड़े देख सहम गई। अंदर जा मित्रों से कहा, मित्रों बहन काहे का झंझट बखेड़ा है, देवर जो कहता है वह मान ले। मजली ने पहले सरदारी की ओर देखा, फिर बनवारी की ओर आंखें चमका दी। अरे मेरी सयानी जिठानी, तुम क्या जानो ये किस्से प्रीत प्यार के हैं। बनवारी से सुना नहीं गया। भाई का हाथ पकड़ बाहर खींचते हुए कहा, मजली को अपने कमरे में सुला ले। सुहाग दोनों भाइयों ने जहाँ साथ वाले कमरे का किवाड़ भिड़ाया तो मजली माथे पर हाथ मार हंसी। बुरे माथे वाले मर्द जन होते तो या चटकारे ले ले तुझे चाटते या शेर की तरह कच्चा चबा डालते। सुहाग ने देवरानी की ओर ताका, खटिया खींच बिछाई, लिहाफ डाल कर बोली, बहन मित्रों घनी रात गई, अब चिंता जंजाल छोड़ तनिक आराम कर लो। मित्रों ने ओठ बिचकाए, चिंता जंजाल किसको, मैं तो चिंता करने वाली के पेट ही नहीं पड़ी। छी छी। सुनकर सुहाग के कान जलने लगे। मित्रों उठ खटिया के पास आई, पहले लिहाफ उठाया, खेस टटोला, फिर उलट पुलट सिरहाना टटोल बोली, जिठानी तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई और दूजा नहीं होगा। न दुख सुख, न प्रीत प्यार, न जलन प्यास, बस आए दिन धौल धप्पा, लानत मलामत। एकाएक आंखों में कोई मद उतर आया, खींच गले की ओढ़नी उतारी, कुर्ता फिर सलवार उतार परे फेंक दी और हंसस बोली, बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या निरा सीरा है। बनवारी कहता है मित्रों तेरी देह क्या निरा सीरा है। सीरा उस नाश होने से कहती हूँ, अरे इसी सीरे में तेरी जान को डंक मारते 100 की फौजें पलती हैं। नई बहू का चेहरा काला स्याह पड़ गया। कानों पर हाथ रख कहा, हाथ जोड़ती हूँ देवरानी, मेरे सिर पाप न चढ़ा। मजली फटाक बिछौने पर सीधी लेट गई, ऊपर कुछ ओढ़ा नहीं। देख सुहाग के बदन सुइयाँ चुभने लगी। स्कूल बोरन की तरह जनानी को हया न हो तो नित नित जूठी होती। औरत की देह निरे पाप का घट है। रजाई खींच मुंह सिर लपेट लिया। मित्रों ने आवाज़ दी, टुक आंखें खोल, इधर तो निरख जिठानी। नई ने मुंह ढके ढके झुड़की दी, इन भाइयों के कान पड़े पतले हैं री, सुन लेंगे तो। मित्रों लेटी लेटली इतराई, सुन ले इससे क्या डरती हूँ। फिर जेठानी ने कहा, बहन ली इतनी सी बात मेरी रख लो बस। सुहाग ने खींच कर एक बार आंखें खोल दी, सिर उठाया, क्या है री। मजली लेटी लेटी उठ बैठी, हाथों से छातियाँ ढक मग्न होकर कहा, सच कहना जिठानी। सुहाग बनती, क्या ऐसी छातियाँ किसी और की भी हैं। सुहाग का तन बदन फूकने लगा। बिछौना छोड़ पास आई और अपने माथे पर 2 हत्ती मार बोली, फिटक जोगी मरे पीछे पता भी न पाएगी, कभी तू जीती भी थी। दिन रात घुलती इस औरत की देह पर तुझे इतना गुमान, अरे लानत तुझ पर। घर घर तेरे जैसी काली मकाली औरतें हैं, उनके पास भी तुझ जैसे 2-2 हाथ हैं, पाँव हैं, आँखें हैं, यही तुझ जैसी 2-2 छातियाँ हैं। क्या तू ही अनोखी इस जून पड़ी है। मजली ने निर्लज्जता से बाहें फैला दी, मैं सदके बलिहारी अपने जेठ की सती साध्वी नार पर। जेठानी मेरे जेठ से कह रखना, जब तक मित्रों के पास ये इलाही ताकत है मित्रों मरती नहीं। भले स्वभाव वाली बनवारी की बहू एकाएक रणचंडी बनाई, कड़क कर कहा, चुप री धर्म पिटी, उठकर कपड़े पहन, नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
जिठानी का गुस्सा देख मित्रों ने हंसते हंसते लीड़े पहन लिए तो सिर हिला हिला सुहाग जैसे अपने से ही कहती चली, ऐसा पाप बरत गया, डोले में लाई पराइड बहू के ये हाल ही ले। हे जोतों वाली देवी, इस घर की इज्जत पत रखना। फिर आंखें फैला मित्रों ने कहा, देवरानी तेरी किस्मत बुरी थी जो तू आज इन भाइयों के हाथों बच निकली। मर खप जाती तो इस जंजाल से छूटती और वे भी सुरखरू हो जाते। फिर ठुड्डी पर हाथ रखकर बुरे मुंह पूछा, सच सच कह देवरानी, तू इस राह को राह कैसे पड़ी। मित्रों झिझकी हिचकाई नहीं, पड़े पड़े कहा, 7 नदियों की तारू तबे सी काली मेरी माँ और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पड़ी। कहती है कि इलाके में बड़भागी तहसीलदार की मुहादरा है। मित्रों अब तुम ही बताओ जिठानी, तुम जैसा सतबल कहाँ से पाऊँ लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। बहुत हुआ हफ्ते पखवारे और मेरी इस देह में इतनी प्यास है, इतनी प्यास कि मछली सी तड़पती हूँ। सुहाग फटी फटी आँखों देवरानी को ऐसे तकती रही कि पहली बार देखा हो, नाक नक्शा ध्यान में ना आता हो। सिर हिला फीके गले कहा, देवरानी इन भले लोगों को भुलावा दे, तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया। तब एकाएक मुँह तमतमा आया, देवरानी बहू बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी की रीत ही लक्ष्मण की लीक है, जाने अनजाने फलांगी नहीं की। मित्रों ने कानों पर हाथ दे आँख नचाई। ठोंक पीट मुझे अपने सबक दोगी तो मैं भी मुंडी हिला लूँगी जिठानी, पर जो हौस स्तन व्यापी है वह कैसे छूटे। सुहाग से सुना नहीं गया तो हाथ से ठोंक लिया, बस देवरानी। सिरहाने पर सिर रखा और आंखें मीच अपने को समझाया, मित्रों रानी चिंता फिक्र तेरे बैरियों को। जिस घड़ने वाले ने तुझे घड़ दुनिया का सुख लूटने को भेजा, वही जहान का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। बंद आंखों में बनारसी का यार नयामत थानेदार दीख पड़ा। ऊंचा ऊंचा मुच्छल पहले पास खड़ा खड़ा हंसता रहा, फिर कड़क कर कहा, अरे ओ सुभान कौर, उठकर बैठ, देखती नहीं कौन आया है। मेरी तरफ से काला चोर आया है, जरा जर के नयामत राय, ये तेरा थाना नहीं मेरी चौकी है। नयामत ने बाँह चढ़ा ओढ़नी खींच ली, बस बस बहुत हुआ, पड़ी रहेगी और चौकी लुट जाएगी। मित्रों ने खुश हो बाहें फैला दी, बाहर एक कमजात बिल्ले मलाई देख मुंह मारने आया है। रजाई परे जा गिरी तो सुहाग ने घुड़की दी, खाली घोड़े न दौड़ा, देवरानी सीधी तरह सो जा, अब के हिलते देखूंगी तो। मित्रों कुलबुलाई जी तो हुआ जिठानी से कहे, जिस भड़वे की सूरत मूरत मेरे तन मन में बसी है उस पर तेरा क्या जोर। पर सोचा जिठानी मेरी जरूर धर्म सतवाली है, नहीं तो क्यों कर जान लेती कि मैं पड़ी पड़ी नियामत से जवाब सवाल करती हूँ। मित्रों ने भिनसरे आँख खोली तो जिठानी के बदले सास को पैसे पास बैठे देख रात की सारी कथा वार्ता याद हो आई। चमक कर बाहें फैलाई, अलसाई सी अंगड़ाई ली और सास को ऐसे घूरा जैसे आँख ही आँख में। हंस हंस कर कहती हूँ, सासू जी जवानी कहीं से मांग कर तो नहीं लाई। आंखें मटका ढिठाई से कहा, मुख अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने वाली हो। आंखें मटका ढिठाई से कहा, मुँह अंधेरे यहाँ कैसे माँ जी। मित्रों बेचारी अगले जहान तो नहीं चली कि उसका दीवा बत्ती करवाने आई हो। धनवंती कई छिन बहू की ओर ताकती रही, फिर सिर हिलाकर बोली, बेटी तुझे कर्म जली के ऐसे भाग कहाँ। बेटी मुझ कर्म जली के ऐसे भाग कहाँ। इज्जत मान से तेरा साईं तुझे भू पर उतारता तो मैं भी अपनी सुमित्रा रानी को दिल खोल कर रोती, पर फूटी किस्मत मेरी, वह दिहाड़ा मुझे देखने ना बंधा था। दिन दिहाड़े अबे बहुतेरे आएंगे माँ जी, सारी चिंता शोक आज ही न निपटा लो। चौके से सुहाग की हाँक सुन धनवंती उठ बैठी और जाते जाते माथे पर हाथ मार बोली, लख लानत है बीवी मुझे जिसने तुम्हारी माँ से माथा लगाया। मित्रों कुछ कहने जाती थी कि द्वार पर जेठ की ऊंची परछाई देख ठिठक गई। कल रात की बात याद कर मस्करी से छोटा सा घूंघट निकाल बोली, जेठ जी अपनी जिठानी के तूल तो मैं कहाँ पर, एक नज़र इधर भी। सुना अनसुना कर बनवारी लाल परत गए कि सुहाग ने आज देवरानी से कहाता तावली नहा धो आई मजली। छोटी का जी अच्छा नहीं, मैं घर अंगना बुहार लेती हूँ, तुम चौके को संभाल लो। मैं मर गई जिठानी, ये पापड़ गिरों की फूला आए
दिन स्वांग रचती है। खाने को दिन में 4 दोने मिठाई, रात आधा सेर, पक्के दूध में जलेबियाँ। सुहाग ने सिर हिलाया। ना ना देवरानी, उसे झूठा दोष न दे, उसका तन ठीक नहीं है। मजली ने आंखें नचाई। आज हड्डी टूटती है, माथा फटता है, कमर दुखती है, आज दिल छिपता है। सुहाग ने टोका। फूलवंती को आज सज ही दंदल पड़ी है देवरानी, देह उसकी काट सी अकड़ी पड़ी है। लाड़ों को क्या दिन चढ़े हैं। फलावंती का तन ठीक रहे तो बहन मेरी वह पापड़ गिरोह की लड़की कैसी। मुटियार तो पक्की, ऐसे ऐसे पापड़ बेल ले कि मर्द को पता न पाने दे कब कपड़ों से होती है। सुहाग का जी तो हुआ खुलकर हंस ले, पर गंभीर बनी रही। पुचकार कर कहा, उठ मेरी बहना, जल्दी नहा धो ले। मित्रों ऐसे उत्साह से उठी कि सोलमा लगा हो। आंगन में घरवाले को देखा तो और भी इतराई। मैं अभी मरी नहीं हूँ चन्न जी, जिंदा हूँ। जवाब में सरदारी ने कसे कसाए तेवर दिखा दिए तो लापरवाही से बाहाँ हिला, मुँह चढ़ा कहा, मेरी भी बोलेगी भला, और नहान घर में जा घुसी। नहा धो आई तो जेठानी चौके में बैठी पराठे सेंकती थी। सास रानी लड़कों के संग बापू के कमरे में बैठी कोई खिचड़ी पकाती थी। उमंग में चलती डोलती मित्रों फूलावंती के कमरे में आई तो देवरानी की बेहोशी टूट चुकी थी। पास बैठा देवर गुलजारी लाल फूला के हाथों की तालियां झंसता था। मजली दिल में हंसी, ऊपर से देवरानी को चुमकार कर कहा, हाय हाय फूलामंती, इस कच्ची उम्र तू कैसे कैसे रोग लगा बैठी। ये बेहोशी नाश होनी तो देह का सारा रक्त चूस लेती है। फूला ने उल्हाना से गुलजारी की ओर देखा और निढाल सी बाहें फैला कहा, बहन कोई सुने भी कह हार गई। मुझ में हिम्मत आंगस नहीं, पर घर वाले तो समझे मैं मचल मार लेटी हूँ। कैसे बताऊँ मेरी जान को धड़की का रोग लगा है। धड़की? क्या कहती हो देवरानी, ये तो नामुराद राजयोग है। फिर देवर की ओर देखा। गुलजारी लाल, काम धंधा छोड़ मेरी देवरानी की दवा दारू करा, नहीं तो बाकी नार हाथ से गंवा लेगा। भौजाई सीख देती है कि बोली मारती है। गुलजारी लाल को समझा नहीं, बिट बिट तकता चला। फूला ने लेटे लेटे गबरू पर तीर फेंका, मेरे मरने जीने की किसी को क्या परवाह। मित्रों ने पास आ फूला की छाती पर हाथ रखा, सिर हिला बोली, गजब है देवर गजब, बेचारी का कलेजा क्या धड़कता है, आसमानी उछलता है फड़क फड़क। गुलजारी का चेहरा फक रह गया। घिघियाते हुए पूछा, डर वाली बात तो नहीं भौजाई। तो अभी आप सुन रहे थे मित्रों मरजानी का उपन्यास, कृष्णा सोबती का उपन्यास मित्रों मरजानी का प्रथम भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और कमेंट कर लें तथा अपने मित्रों में शेयर भी कर लें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय